Hello everyone, welcome back to our channel Commerce Authentic by CNT. I am Samriddhi Purohit and आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं विद द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसके बेसिक कंसेप्ट्स. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन. मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो मीन्स लार्ज और एग्रीगेट और टोटल, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था. Macroeconomics is therefore the study of aggregates covering the entire economy, such as total employment, national income, national output, total investment, total savings, total consumption, aggregate supply, aggregate demand, and general price level, etc. तो यहाँ पर बस यही बता रहे हैं कि नेशनल, टोटल, एग्रीगेट, जब भी इन सब बातों की बात है तब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं. फिर केनेथ बोल्टिंग ने मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी डेफिनेशन दिया है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का दिया था. Macroeconomics deals not with individual quantities as such, but with the aggregate of these quantities. Not with the individual incomes, but with the national income. Not with individual prices, but with the general price level. Not with individual output, but with the national output. तो यहाँ वही बोला है कि इंडिविजुअल क्वांटिटीज की बात हो रही नहीं है, यहाँ पर एग्रीगेट्स की बात हो रही है, यानी सब क्वांटिटीज के टोटल की बात हो रही है. इंडिविजुअल इनकम, एक एक इंसान की इनकम की बात नहीं हो रही है. नेशनल इनकम, पूरे नेशन की इनकम की बात हो रही है. एक एक कमोडिटी की प्राइस की बात नहीं हो रही है. जनरली किसी भी कमोडिटी की क्या प्राइस रहती है और हर कमोडिटी की क्या प्राइसेस रहती हैं, वो प्राइस लेवल. एंड नॉट विद इंडिविजुअल आउटपुट, एक पर्टिकुलर फर्म ने, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री ने क्या आउटपुट दिया उस पर नहीं, बल्कि नेशनल लेवल पर. जैसे हम बात करें फूड इंडस्ट्री ने इतना आउटपुट दिया, उस तरह से हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं. फिर बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन से. सबसे पहला है नेशनल इनकम. दिस रिवील्स द टोटल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ नेशन. It is referred to as the total income of a country. All मतलब टोटल देखा जाए तो उस हिसाब से कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कितना एक्सचेंज हुआ और कितना कंजम्पशन हुआ. तो रियल इनकम कितनी हुई, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं. इट इज रेफर टू एज द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री. आसान शब्दों में बोले तो टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, नेशन लेवल पर बात हो रही है. इन द इकोनॉमिक सेंस, national income is the aggregate monetary value of all final goods and services produced in an economy during a year. इसको ब्रेक कर करके पढ़ते हैं. In the economic sense, national income is the aggregate monetary value of all final goods and services produced in an economy during a year. मनी के टर्म्स में टोटल कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, रॉ मटेरियल्स की बात नहीं हो रही है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमने कितने प्रोड्यूस किए, वो हो जाएगी हमारी नेशनल इनकम. प्रोडक्शन की बात हो रही है लेकिन फाइनल गुड्स की एक साल के अंदर. तो इसीलिए डेफिनेशन बाय नेशनल इनकम कमिटी क्या है? अ नेशनल एस्टिमेट मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज टर्न्ड आउट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन. एक बार सुन के कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इन्होंने आसानी भाषा में इसको क्या कहा है? डेफिनेशन बाय नेशनल इनकम कमिटी. अ नेशनल एस्टिमेट, नेशन लेवल पर एक हमने एस्टिमेट निकाला है हमारे सब सोर्सेस को ध्यान में रखते हुए कि कितने वॉल्यूम, कितने ज़्यादा कमोडिटीज या सर्विसेज टर्न्ड आउट यानी प्रोड्यूस हो पाए हैं या रेंडर हो पाए हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, एक गिवन पीरियड में यानी एक साल में. एंड दे आर काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन. इसलिए हमने रॉ मटेरियल्स को काउंट नहीं किया, सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट्स को काउंट किया. यानी हमको बार बार काउंटिंग नहीं करनी है ना, डबल काउंटिंग करके क्या फायदा. तो हमने एक एस्टिमेट निकाला है कि कितने वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज और सर्विसेज टर्न्ड आउट, प्रोड्यूस्ड और रेंडर्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन. ये डेफिनेशन अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो आपको आसान लगे वो वाला आप याद रख सकते हैं. अगर आपको एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर, ये याद रहता है, आप ओन वर्ड्स में उसे लिख सकते हैं, उस हिसाब से आप उसे अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हैं. सेकेंड वन इज सेविंग. सेविंग क्या होती है? इट इज दैट पार्ट ऑफ द इनकम विच इज सेट असाइड टू सेटिस्फाई द फ्यूचर नीड्स बाय फोरगोइंग करेंट कंजम्पशन. क्या कहा? हमारी इनकम का थोड़ा सा पार्ट हमने अलग करके रख दिया, जिनसे हम अपनी फ्यूचर नीड्स पूरी कर सके, ना कि प्रेजेंट नीड्स. प्रेजेंटली हम उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं और अपनी फ्यूचर नीड्स को पूरा कर पाएंगे. इन अदर वर्ड्स, सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंड करेंटली ऑन कंजम्पशन. अभी कंज्यूम नहीं किया ताकि फ्यूचर में काम आ सके. देन इन्वेस्टमेंट. इट रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स थ्रू मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स. अब हम स्टॉक मार्केट में वगैरह इन्वेस्ट करते हैं, बजाज फाइनेंस में, कोल इंडिया में और अलग अलग कंपनीज में, तो वो क्या है? वो सब बिजनेसेस हैं. तो बिजनेसेस के बारे में आपको ओसीएम में भी सुनने में आएगा कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं?
जिनसे हम फर्दर प्रोडक्शन कर सकें। तो कैपिटल जब भी वर्ड है यानी प्रोड्यूस्ड मीन्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ओवरऑल हम यानी ओवर द वर्ल्ड व्यू देखें तो ओवरऑल इकोनॉमी में कैपिटल एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, यानी बिजनेस में फर्दर प्रोडक्शन हो पाएगा। किस वजह से? क्योंकि पहले लोगों ने सेविंग कर ली थी और उस सेविंग का मोबिलाइजेशन करेंगे। अगर हमारे पास में पहले से कुछ पैसे अलग से रखे होंगे सेविंग्स के तौर पर, तभी हम उन्हें कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। अगर हमने वो यूज़ कर लिए तो हमारे पास वो पैसे रहे ही नहीं। तो हमने अपनी सेविंग्स को मोबिलाइज किया, यानी हमारी सेविंग्स कहीं ना कहीं इकोनॉमी में घूम रही है, जिससे कैपिटल एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छे हैं। एग्जाम्पल मशीनरी, इक्विपमेंट एट्सेट्रा। और किसी ने सेविंग्स किया है तभी वो अपना बिजनेस खोल सकता है, जैसे सोल ट्रेडर हो, कोई बिजनेसमैन हो। नेक्स्ट आते हैं ट्रेड साइकिल्स। ट्रेड साइकिल्स आर फ्लक्चुएशंस इन बिजनेस, दे आर अप्स एंड डाउन्स इन द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हम बोलते हैं ना कई बार तेजी चल रही है, अब मंदी चल रही है, महंगाई बढ़ गई, ऐसी खबरें हमें बहुत बार सुनने में आती है। तो अप्स एंड डाउन्स मीन्स फ्लक्चुएशंस कॉज्ड बाय इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन रिस्पेक्टिवली। तो वही है ये बात कि इन्फ्लेशन इज अ कंटिन्यूअस राइज, महंगाई बढ़ना उसे कहते हैं इन्फ्लेशन, और जब महंगाई घट रही होती है किसी भी कमोडिटी की तो उसे कहते हैं डिप्रेशन। इन्फ्लेशन इज अ कंटिन्यूअस राइज इन जनरल प्राइस लेवल। हर कोई टाइम आता है, जैसे कोरोना टाइम्स था, वहाँ पे किसी को भी कोई चीज़ मिल नहीं पा रही थी तो सब चीज़ों के दाम बढ़ गए थे, और वहीं कई लोगों को जॉब से निकाला जा रहा था क्योंकि कई सारी कमोडिटीज प्रोड्यूस ही कम हो पा रही थी जबकि उनकी डिमांड ज़्यादा थी। और वहीं जब कोई चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है तो उसकी सप्लाई उसकी डिमांड से कंपैरेटिवली जब कम हो जाती है तब आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन इज अ कंटिन्यूअस फॉल इन ओवरऑल प्राइसेस एंड लोअरिंग डाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जनरल। अगर हर चीज़ सस्ती होगी तो उतना इकोनॉमिक एक्सचेंज नहीं होगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी लोअर हो जाएगी, कम हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस इज कॉल्ड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये हम चैप्टर 7 में पढ़ने वाले डिटेल में। फिफ्थ वन आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। The term economic growth has a quantitative dimension. In simple words, economic growth means an increase in the real national income of the country over a long period of time. तो जो हमने नेशनल इनकम पढ़ा था, नेशनल इनकम मतलब क्या? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। तो वो जो अभी यहाँ पे रियल लिखा है, रियल यानी कि क्या? रियल इनकम यानी कि हमारे पास में जो भी इनकम है उससे हम कितना खरीद सकते हैं, है ना, परचेजिंग पावर ऑफ इनकम। और नेशनल इनकम यानी प्रोडक्शन कितना हुआ, तो जो भी प्रोडक्शन हुआ वो कंज्यूम कितना हो पाया, इस पे डिपेंड करती है रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। और लॉन्ग पीरियड में, यानी यहाँ पे थोड़े लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। जब हम इसके साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पढ़ लेंगे तो दोनों टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए, तो ये इसके इकोनॉमिक ग्रोथ का हमने क्या कहा? क्वांटिटेटिव है, क्योंकि यहाँ पे बस क्वांटिटी मैटर करती है कि कितना प्रोडक्शन हुआ और कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कितना एक्सचेंज हुआ, कितना कंजम्पशन हुआ। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसके साथ में प्रोग्रेसिव चेंजेस भी आ जाते हैं। This is a wider concept which has qualitative dimension. Quantitative, qualitative. Quantity matters, quality matters. Economic development implies economic growth plus progressive changes in certain important variables which determine well-being of the people. Example, education, health, etc. एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी होगी जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, क्योंकि जब इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सब कुछ अच्छे से ग्रो होगा, पूरा प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन अच्छे से हो पाएगा, तभी उसकी वजह से प्रोग्रेसिव चेंजेस आएंगे और हॉस्पिटल्स बनेंगे, है ना। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो और हॉस्पिटल्स खोलते हैं और स्कूल खोलते हैं, उससे एजुकेशन, हेल्थ फैक्टर्स सब और इम्प्रूव हो जाएंगे, जिससे आएगी वेलबींग, किसमें? कंट्री के पीपल में। फिर इन्होंने फाइंड आउट करने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमने पहले से फाइंड करके रखा है कि जब ग्लोबल पॉवर्टी की बात आए तो नाम में ही है ग्लोबल यानी ग्लोब, पूरे धरती की, पूरे अर्थ की पॉवर्टी, तो वो हो गई मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम एग्रीगेट्स की और टोटल की बात कर रहे हैं। देन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, एक सिंगल कमोडिटी की बात हो रही है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था 9th या 10th में, तो उसमें था फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और ट्रेड, या फिर बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो वो हो गया फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है तो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। और अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बराबर बैलेंस है, इक्वल से चल रहे हैं, तो वो हो गया बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो क्योंकि इसमें कंट्रीज़ की बात आती है, एक एक कंट्री का हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात हो रही है, इसलिए हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट।
प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म, एक सिंगल फर्म की बात हो रही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम, ये तो हमारे डेफिनेशन में ही आ गया, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट में भी है, नेशनल इनकम इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट मिनट में भी आ रहा था हमें, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको फिफ्थ और सिक्स पॉइंट की बेटर क्लैरिटी भी मिलेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। रियल नेशनल इनकम RNI का इंक्रीज आता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इंक्रीज। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस इन सर्टेन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स विच डिटरमाइन वेलबींग ऑफ द पीपल। वही जो इन्होंने पहले लिखा था, सेम बात यहाँ पे पॉइंट फॉर्म में लिख दी है। तो क्योंकि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्लूड करता है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ छोटा पार्ट हो गया और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉडर कंसेप्ट हो गया। और इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन पे फोकस करता है, व्हेयरएज डेवलपमेंट में प्रोग्रेसिव चेंजेस भी आते हैं, तो ये मोर क्वालिटेटिव है। इससे हमारा आता है सेकंड पॉइंट, दिस कंसेप्ट इज नैरो एंड क्वांटिटेटिव एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ब्रॉडर एंड क्वालिटेटिव। देन इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वही जो बात पहले कही थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी ही, वो इकोनॉमिक ग्रोथ अकेले भी हो सकती है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूनिडायमेंशनल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। सेम सेकेंड पॉइंट से रिलेटेड बात आ गई कि ये नैरो है, क्वांटिटेटिव है, तो ये बस प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन की बात करता है। वैसे मल्टी डायमेंशनल है, इसको इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए, साथ में प्रोग्रेसिव चेंजेस भी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सिबल, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है पहले इकोनॉमिक ग्रोथ की और फिर नेक्स्ट ईयर उतनी ग्रोथ नहीं हो पाई, और क्या पता एक साल किसी वजह से किसी बिजनेसमैन को या कई सारे बिजनेसमैन को कुछ पॉलिसीज़ की वजह से फ़ायदा हुआ हो और जिस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गई हो, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ी तो सबकी इनकम बढ़ी और इसलिए ग्रोथ हो गई। तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्पॉन्टेनियस है, यानी कम एफर्ट्स में भी हो सकती है और रिवर्सिबल है। ऐसा भी हो सकता है पहले पॉजिटिव ग्रोथ हो, बाद में नेगेटिव ग्रोथ हो जाए। वहीं अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो डेलिबरेट है, हमें अपने आप से जानबूझ के एक्शंस लेने पड़ेंगे, एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, और वो इरिवर्सिबल है। अगर एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, बहुत सारे स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स बन गए, तो वो स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स तो बने ही रहेंगे ना, इसलिए वो इरिवर्सिबल है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को हम PCI भी बोलते हैं, तो ये थोड़ा याद रखने वाला पॉइंट है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या क्या आता है, नेशनल इनकम आती है और पर कैपिटा इनकम, मतलब पूरे नेशन ने कितनी कमाई की, पूरे नेशन की इनकम, और एक एक पर्सन ने कितनी कमाई की पर कैपिटा इनकम। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। हम बोलते हैं ना, वी वांट टू मेक आवर वर्क प्रोडक्टिव। हम 1 घंटा एक टेक्स्ट बुक लेके बैठते हैं, जैसे राम और श्याम का एग्जाम्पल ले लें। राम ने 1 घंटे एक टेक्स्ट बुक लेके बैठा तो वो 10 पेज पढ़ पाया, वहीं श्याम 1 घंटे में एक टेक्स्ट बुक लेके बैठा तो वो 20 पेज पढ़ पाया। तो किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हुई? श्याम की। मतलब किसने ज़्यादा एफिशिएंसी निकाली। तो एग्रीकल्चर से कितनी एफिशिएंसी निकली, इंडस्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ओवरऑल ह्यूमन लाइफ को क्या इफेक्ट पड़ा, लोग और खुश होने लगे। अब सबके इनकम बढ़ेगी तो उनके घर पे और सामान आएगा, उनकी लाइफस्टाइल और कंफर्टेबल हो जाएगी, तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ बढ़ेगी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपने सारे पार्ट्स देखे होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे और ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। हैप्पी लर्निंग।